हाय एवरीबॉडी। आज हम बात करने वाले हैं रिलेटेड सब्सटेंसेस की। रिलेटेड सब्सटेंसेस क्या होते हैं और रिलेटेड सब्सटेंसेस की कैलकुलेशंस फार्मा इंडस्ट्री में कैसे करते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो से आप क्या क्या लर्न करने वाले हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर्स के सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है, रैशनल क्या है, रिपोर्टिंग और कंट्रोल ऑफ इंप्योरिटीज और डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, इसका रैशनल यानी कि साइंटिफिक बेस क्या है, इंप्योरिटी कंटेंट या डिग्रेडेशन प्रोडक्ट की रिपोर्टिंग का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, लिमिट्स फॉर इंप्योरिटीज और डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स हम कैसे डिसाइड करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंप्योरिटी प्रोफाइल्स के स्पेसिफिकेशन की सेटिंग में कंसीडर किए जाते हैं, करेक्शन फैक्टर क्या होता है, रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर कहाँ यूज होता है, रिलेटेड सब्सटेंसेज यानी आरएस की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, स्पेसिफाइड इंप्योरिटी क्या होती है, आइडेंटिफाइड इंप्योरिटीज क्या होती हैं, अनआइडेंटिफाइड इंप्योरिटीज क्या होती हैं, ये जानने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं रिलेटेड सब्सटेंसेज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेज। अब एनालिटिकल प्रोसीजर हमने वैलिडेट कर लिया और सिलेक्ट कर लिया जो कि कैपेबल होगा डिटेक्शन और क्वांटिफिकेशन ऑफ इम्प्योरिटीज के लिए। इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, अब रिस्पांस ऑफ द इम्प्योरिटी इसका हम कंपैरिजन करते हैं किससे, रेफरेंस स्टैंडर्ड से। या तो इम्प्योरिटी रेफरेंस स्टैंडर्ड अवेलेबल होगा हमारे पास या फिर सब्सटेंसेस के रेस्पॉन्स से कंपेयर करेंगे। अब कुछ केस ऐसे भी होते हैं कि फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस मान लीजिए 254 nm पे आ रही है और इम्प्योरिटी का रिस्पांस मान लीजिए 276 nm पे है। तो जब हम फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस के वेवलेंथ पे इसका रिस्पांस इवेल्युएट करते हैं यानी 254 nm पे करेंगे तो इसका मैक्सिमम रिस्पांस हमें नहीं मिलेगा, यानी एक्चुअल रिस्पांस हमें नहीं मिलेगा। इम्प्योरिटी का रिस्पांस 276 nm पे आना है और हम मेजर कर रहे हैं 254 nm पे, तो यहां पर करेक्शन फैक्टर लगेगा या रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर लगेगा कैलकुलेशन में। इस करेक्शन फैक्टर और रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर को एक अलग वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको। अब हम बात करते हैं इम्प्योरिटी कंटेंट की रिपोर्टिंग कैसे करनी है। इम्प्योरिटी कंटेंट की रिपोर्टिंग करने के लिए हमें आइडेंटिफाइड इम्प्योरिटीज, अनआइडेंटिफाइड इम्प्योरिटीज और टोटल इम्प्योरिटीज सभी रिपोर्ट करनी है। अब इम्प्योरिटी की रिपोर्टिंग करने के लिए इम्प्योरिटीज को डेजिग्नेट किया जाता है। इम्प्योरिटी को डेजिग्नेट करने के लिए दो तरीके हैं, कोड नंबर से करेंगे या कोई सुटेबल डिस्क्रिप्टर होगा, जैसे कि इसका रिटेंशन टाइम इतने मिनट पे आता है विद रिस्पेक्ट टू मेन एनालाइट। तो मैं यहाँ पे एक एपीआई एम्फोटेरिसिन की बात करते हैं, तो एम्फोटेरिसिन इम्प्योरिटी ए, यहाँ हमने कोड नंबर दिया ए, रिलेटेड किससे है, एम्फोटेरिसिन से, तो एम्फोटेरिसिन इम्प्योरिटी ए ये हमने एक डेजिग्नेट कर दिया कि इम्प्योरिटी ए एम्फोटेरिसिन की है। अब दूसरा तरीका है रिटेंशन। पहला तरीका हो गया हमने इम्प्योरिटी को एक कोड दे दिया इम्प्योरिटी ए। दूसरा तरीका इम्प्योरिटी को हम एक रिटेंशन टाइम में, रिटेंशन टाइम किसके रिस्पेक्ट में, मेन एनालाइट के रिस्पेक्ट में, तो हमने बोला रिलेटिव रिटेंशन टाइम 0.5 पर जो इम्प्योरिटी आएगी वो इम्प्योरिटी बी है मान लीजिए, तो हम कहेंगे इम्प्योरिटी एट रिलेटिव रिटेंशन टाइम 0.5 शैल बी इम्प्योरिटी बी। तो इम्प्योरिटी डेजिग्नेट करने के दो तरीके हो गए, एक तो हमने कोड नंबर दे दिया, दूसरा तरीका हमने रिटेंशन टाइम दिया उसका। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, डिसरिगार्ड एरिया। एक इंस्ट्रक्शन आता है कि भाई डिसरिगार्ड कर दो 0.05% के नीचे का जो एरिया है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 0.05 बोल रहा हूँ, कुछ और भी हो सकता है डिसरिगार्ड एरिया, बट यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया 0.05% कि भाई डिसरिगार्ड कर दो 0.05% से नीचे के एरिया को और ऊपर के एरिया को आप इम्प्योरिटीज में कंसिडर करो। तो ये डिसरिगार्ड एरिया आया कहां से, डिसरिगार्ड करने का लॉजिक क्या है, लॉजिक है लेवल ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट बिलो वैलिडेशन लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन नीड नॉट टू बी रिपोर्टेड। मतलब वो इम्प्योरिटीज जो कि प्रेजेंट तो है लेकिन हम उसका वैलिडेशन नहीं कर सकते, प्रिसाइजली क्वांटिफाई नहीं कर सकते, उनको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन लिमिट्स डिसाइड करने का क्राइटेरिया क्या होता है। स्पेसिफिकेशन डिसाइड करने का सबसे पहला क्राइटेरिया, हमने बायोलॉजिकल सेफ्टी इंश्योर करनी है इंडिविजुअल इम्प्योरिटी की या इम्प्योरिटी प्रोफाइल की या डिग्रेडेशन प्रोडक्ट की। अब हमारी इम्प्योरिटी क्वालिफाई हो गई
क्वालिफाई होने के बाद हम उसको स्पेसिफिकेशन में डालेंगे, यानी कि वो स्पेसिफाइड इम्प्योरिटी हो जाएगी। अब स्पेसिफाई हो गई तो हमने इसे आइडेंटिफाई किया तो आइडेंटिफाइड इम्प्योरिटी आ जाएगी। अगर हम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो अनआइडेंटिफाइड इम्प्योरिटी आ जाएगी। तीसरा, एनी अनस्पेसिफाइड इंडिविजुअल इम्प्योरिटी हम इसमें रिपोर्ट करेंगे। और चौथा, टोटल इम्प्योरिटीज। इन जनरल ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी को हम 4 फॉर्म में रिपोर्ट करते हैं, यानी कि स्पेसिफाइड आइडेंटिफाइड इम्प्योरिटीज, स्पेसिफाइड अनआइडेंटिफाइड इम्प्योरिटीज, एनी अनस्पेसिफाइड इम्प्योरिटीज जिसे हम एनी सेकेंडरी पीक भी बोलते हैं या एनी इंडिविजुअल इम्प्योरिटी भी बोलते हैं, और चौथा, टोटल इम्प्योरिटीज। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज का जो क्राइटेरिया है, जैसे हैवी मेटल है तो हम हैवी मेटल को रिपोर्ट करेंगे, इनऑर्गेनिक साल्ट है तो हम इनऑर्गेनिक साल्ट के रूप में इसको रिपोर्ट करते हैं, और सॉल्वेंट्स को रेजिडुअल सॉल्वेंट्स के रूप में रिपोर्ट करते हैं। हम कितनी क्वांटिटी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में अलाउबल है उसको हम स्पेसिफिकेशन में इन्वॉल्व करते हैं। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या चीजें लर्न की। रिलेटेड सब्सटेंसेस क्या होता है, रिलेटेड सब्सटेंसेस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं हमने देखा। इसमें इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटी प्रोफाइल और डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्योरिटीज क्या होती हैं, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी कहाँ से अराइज होती हैं और कौन कौन सी चीजें ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में इंक्लूड होती हैं। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज कहाँ से अराइज होती हैं और कौन कौन सी चीजें इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में इन्वॉल्व होती हैं। रेजिडुअल सॉल्वेंट एज एन इम्प्योरिटी कहाँ से आता है फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में और इसका स्पेसिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। रैशनल फॉर रिपोर्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ इम्प्योरिटीज और डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। हमने देखा इम्प्योरिटीज का क्वालिफिकेशन क्या होता है और इम्प्योरिटीज को क्वालिफाई करना क्यों जरूरी है। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इम्प्योरिटी प्रोफाइल और इम्प्योरिटी के स्पेसिफिकेशन को सेट करने के लिए कंसिडर किए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, स्पेसिफाइड इम्प्योरिटीज किसे कहते हैं, आइडेंटिफाइड इम्प्योरिटी कौन सी होती हैं, अनआइडेंटिफाइड इम्प्योरिटीज कौन सी होती हैं। अब अगर मैं आरएस के कैलकुलेशंस और आरएस में यूज होने वाले टेक्निकल टर्म्स को भी इसी वीडियो में बताना शुरू करूं तो ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और अपनी अगले आने वाली वीडियो में हम आरएस में यूज होने वाले टेक्निकल टर्म्स और आरएस की कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये बताने वाले हैं। उम्मीद करता हूं रिलेटेड सब्सटेंसेस की कैलकुलेशंस के लिए जिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की आपको जरूरत थी वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में क्लियर हो चुके हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।